विश्व भर में करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा करके और 11,000 से ज्यादा योग शिविर और सभाएं करके, जिनमें करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भागीदारी की, ये सब देख करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि देश में एक बहुत बड़ा जुनून है, आक्रोश है, गुस्सा है, क्रांति के बुलबुले चारों ओर फूट रहे हैं। देश का जो आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक पतन हुआ है, उससे हर देशभक्त भारतीय का हृदय भीतर तक आहत है। और अब सब चाहते हैं कि देश में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, और बड़े बदलाव के लिए कुछ लोगों को तप करना पड़ता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे पूर्व ऋषिमुनियों ने तप किया, और उनके तप से, उनके पुण्यों से आज तक हम जिंदा हैं। इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर हमारा अस्तित्व है। यदि हम लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी बात न करें, वर्तमान की ही बात करें, तो 65 साल पहले हमारा देश गुलाम था। 10 मई 1857 से आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई, और उस लड़ाई में 7 लाख से ज्यादा वीरों ने अपनी शहादत, कुर्बानी, बलिदान दी। ये सोच के अपना हृदय कांप उठता है, कितने महान थे वो लोग, कितना ऊंचा जज्बा था उनके भीतर, और क्या क्या कष्ट सहे उन लोगों ने हमारे भारत की आजादी के लिए। कितने ऐसे बेटे होंगे जो अपने मां बाप को रोता छोड़ गए, कितने ऐसे पिता होंगे जो अपने बेटा बेटियों को अनाथ करके चले गए, कितनों के सुहाग छिन गए, कितनों के परिवार उजड़ गए, घर उजड़ गए, अपना सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया। भद्रम छंत ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षम उपनिषे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस् जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। इसीलिए वेद में भगवान ने कहा कि यदि हम अपने प्रजाओं का कल्याण चाहते हैं, अपने देश की भलाई चाहते हैं, तरक्की, खुशहाली, विकास चाहते हैं, तो उसके लिए हमें तप और दीक्षा, तप करना पड़ेगा, और जो एक बार संकल्प ले लिया उसको निभाना पड़ेगा। हमने संकल्प लिया है कि हम इस देश को बचाएंगे, हम काला धन लाएंगे, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और हम ईश्वर पुत्र होने का, ऋषि पुत्र होने का, भारत माता की संतान होने का, ऋषियों की संतान, ईश्वर की संतान होने का फर्ज अपना निभाएंगे, अपना राष्ट्र धर्म निभाएंगे। अब ये 3 जून का जो आंदोलन है, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। एक तरफ कुछ देश को लूटने वाले लोग हैं, तो लाखों करोड़ों लोग देश को बचाने वाले हैं। उनको अब अपने घरों से बाहर निकल करके ये बताना है, ये दिखाना है, और सत्ताओं के शिखर पर बैठे, सिंहासन पर बैठे लोगों को अब इस बात के लिए सबक सिखाना है, उनको सड़कों पर आकर के दिखाना है कि आज भी ये भारत माता वीर प्रसूता है, इसकी कोख सोनी नहीं हुई है। हम भाई बहनों को थोड़ा कष्ट सहना है। माना कि 45-50 डिग्री तक तापमान है। इस सब के बीच में हमारे सामने एक प्रश्न है, हम कहां खड़े हैं। मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। ये मेरा 121 करोड़ की प्रजा वाला है भारत,
मैं जब अपनी माँ बहन बेटियों को, जब किसानों को, बच्चों को, जवानों को, दलितों को, वाल्मीकियों को, वनवासी आदिवासियों को, हिंदू को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, जब सब भारतवासियों को देखता हूं कि 90 से 99% देश के लोग या तो दुखी हैं, या तो दरिद्र है, या उस गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद लोग देश को लूट रहे हैं, तो मन में सहज ही प्रश्न आता है कि अब तो थोड़ा एक बार कुछ लोगों को तप करना पड़ेगा। और जिस तरह से आज तक मैंने देखा कि जब जब हमने आह्वान किया, गांव से लेकर के दूर दराज के इलाकों के, कस्बों से लेकर के, तहसीलों से लेकर के और दिल्ली की राजधानी तक, एक साथ लाखों करोड़ों लोगों ने किसी बड़े आह्वान के लिए जब जब हमने आगाज दी, तो एक इतिहास बना है। और 3 जून को अब हमें एक बड़ा इतिहास बनाना है, एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास बनाना है, लोग याद करें। कुछ लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को बचा के रखा। आने वाली पीढ़ियां, हमारी औलादें, हमारी संतानें, हमारी नस्लें, हमें इस बात के लिए याद करें कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। आज देश की अर्थव्यवस्था एक संकट के दौर से गुजर रही है, और देश की सैन्य शक्ति, देश की सुरक्षा खतरे में है। देश की जो मिलिट्री पावर है वो अपने पड़ोसी मुल्कों की अपेक्षा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। गरीबी के बारे में प्रधानमंत्री बयान दे देते हैं कि गरीबी और भूख ये देश के लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है। आज हमारे देश में ये काले धन की अर्थव्यवस्था ना होती तो हमारी जीडीपी 7 गुना ज्यादा होती, अर्थात करीब अमेरिका से ऊपर या उसके कम से कम बराबर। आज यदि काले धन की अर्थव्यवस्था न होती तो हमारी प्रति व्यक्ति आय करीब 7 गुना ज्यादा होती है, सभी अर्थशास्त्रियों का मानना है। अर्थात हमारे पास में 7 गुना समृद्धि, संपन्नता ज्यादा होती। आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत 1.5 पर सिकुड़ करके रह गया। यदि हमारे काले धन की अर्थव्यवस्था न होती तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में जो 18वीं शताब्दी में हमारी भागीदारी थी करीब 25-30% की, तो कम से कम नहीं तो 20% की हमारी भागीदारी होती। आज हम कहां खड़े हैं, बहुत वेदना होती है। यदि आज भी हमने प्रामाणिकता से कोशिश की तो सब कुछ बदल जाएगा। ये काला धन वापस आएगा तो हमारी जीडीपी का आकार बढ़ेगा। देश के भीतर, देश के बाहर और देश में जो एफडीआई के माध्यम से आ चुका है काला धन, ये सब कुल मिलाकर के करीब कम से कम 400 लाख करोड़ रुपए की काला धन की अर्थव्यवस्था चलती है। बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि 400 लाख करोड़ रुपए क्या सचमुच इतना काला धन है? मैं प्रश्न पूछता हूं, कुछ लोगों को पता ही नहीं अपने देश की ताकत का। करीब 1 लाख टन तो यहां पर सोना है। चाहे आप माइनिंग को देखें, चाहे ड्रग्स को देखें, चाहे काला बाजारी वायदादी को देखें, चाहे लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, आप जिधर देखें उधर आपको काला धन लगा नजर आता है। एक एक व्यापार का जो आप साइज देखेंगे वो बहुत बड़ा है। चाहे वो हमारी शेयर मार्केट है, चाहे वायदा बाजार है, चाहे माइनिंग है, चाहे लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ड्रग्स का कारोबार है, ये सब लाखों करोड़ रुपए के करीब 50 से 100 लाख करोड़ रुपए का बाजार है ये सारा का सारा। और वो जो एक्चुअल बैलेंस शीट पर बहुत कम आ रहा है। और ये काला धन, अब जो गोल्ड में काला धन लग गया वो ठीक है, पैसा जाकर के एक जगह ब्लॉक हो गया सोने के अंदर। वो पैसा यदि बिजनेस में लगता, वो पैसा यदि खेती में लगता तो मल्टीप्लाई होता। खेती में पैसा लगता तो पहले बार जितना अनाज हुआ दूसरी बार और बढ़ता, तीसरी बार और बढ़ता, हर साल वो बढ़ता जाता। सोने में जो लगा है बस वो एक जगह ब्लॉक हो गया। वो काला धन सोने में लगा पड़ा है। वो एक तरह से किसी के काम का नहीं। एक तरह से हमने अपने धन को गाड़ दिया।
उसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लॉक मनी। फिर यही काला धन जब पॉलिटिक्स में लगता है तो जो है लोकतंत्र, नोट तंत्र, लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बन जाता है। ये काला धन जब नक्सलवादी, आतंकवादी, माओवादियों के हाथों में आता है तब ये कत्लेआम करता है। ये काला धन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगता है। ये काला धन जितने भी काले धंधे सब अनैतिक कामों में लगता है। आज बहुत बड़ी जरूरत है हमारी कि ये काला धन जो देश के अंदर है ये देश की वास्तविक अर्थव्यवस्था में लगे और ठीक जगह इसका निवेश हो। खेती में, उद्योग में, सर्विसेज में। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के 3 बड़े आधार होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ये पैसा यदि एग्रीकल्चर में लगता, इंडस्ट्री में लगता, सर्विसेज में लगता, हेल्थ एंड एजुकेशन में लगता, ये पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट में लगता, तो अपना देश आज कहां खड़ा होता। तो ये काला धन वापस आने पर भारत की अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो अमेरिका से बड़ा होगा। ये काला धन वापस आने पर हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, विकास दर है, वो आज से करीब दुगनी होगी। ये काला धन वापस आने पर फिर डेफिसिट नहीं रहेगा हमारे देश पर, बजटीय घाटा नहीं होगा सर, जो है सरप्लस में हम रहेंगे। ये काला धन वापस आएगा और इसको हम अपने सभी जो है सेक्टर्स में इसको इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा निर्यात भी बढ़ेगा, महंगाई का तो नामो निशान नहीं रहेगा। भारत जो आज सब भारतीयों की आंखों का सपना है कि हमारा भारत अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोप से ज्यादा अच्छा हो, हमारा भारत चीन से ज्यादा ताकतवर हो। और ये हो सकता है और हमें इसे बनाना है, इसमें वो सामर्थ्य है, ये हमारी कल्पना नहीं है। अब बात यह है कि इस काम को करने के लिए आगे कौन है, तो आगे आना पड़ेगा हम लोगों को। इस काले धन को लाने के लिए एक मजबूत आवाज उठानी पड़ेगी। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है देश की जनता। देश की जो जनता चाहेगी वो संसद में कानून पास होगी। देश की जैसी जनता चाहेगी वैसी इस देश में सब व्यवस्थाएं चलेंगी। जनता सर्वोपरि है और जनता को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा अपना हक पाने के लिए। ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो पूरा देश मजबूत होगा, हमारी मिलिट्री मजबूत होगी, हमारी सैन्य ताकत बढ़ेगी। हमें अपनी सैन्य ताकत को भी बढ़ाना है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। पूरे देश की व्यवस्था, पूरे देश का तंत्र वो अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी स्ट्रांग होती है वो कंट्री उतना, वो देश उतना ही स्ट्रांग, पावरफुल होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है। तो आज हमारे सामने प्रश्न है, या तो हम पूरी दुनिया के सामने बेबस लाचार होकर के जिए या सिरा तान करके जिए और भारत को परम वैभवशाली बनाए। और भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की शक्ति है। भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व की आर्थिक आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है। अब इसके लिए थोड़ा तो तप करना पड़ेगा। तप करने वाले लाखों करोड़ भाई हमने तैयार किए, उनको इस बात के लिए प्रशिक्षित किया, इस बात के लिए उनको संकल्पित किया, उनको व्रत दिलवाया कि आओ अपने देश के लिए कुछ करें। जब हम अपने महापुरुषों का ध्यान करते, भगवान रामकृष्ण से लेकर के गौतम आज है महर्षि पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद से लेकर के तमाम ऋषि मुनियों का और वीर वीरांगनाओं का जब हम ध्यान करते हैं, उनके चरित्र को देखते हैं, तो अपने हृदय में होता है कि हम कुछ करना चाहिए अपने वतन के लिए। तो अब 3 जून यह हम सब के लिए ऐतिहासिक पल है। योग तो हमें करना ही है। 3 जून को भी सुबह सुबह योग करके जिनको अपने जिलों में इस आंदोलन के लिए आगे बढ़ना है वो प्रातःकाल योगाभ्यास करके आंदोलन के लिए आगे बढ़ जाए। और जिनको दूर की यात्रा तय करनी है वो बस में बैठे बैठे ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और ध्यान कर ले, क्योंकि हमें देह को भी बचाना है, देश को भी बचाना है, तन को भी बचाना है, वतन को भी बचाना है।
हमें आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति के, आत्म परिवर्तन से इस व्यवस्था परिवर्तन के, आत्मनिर्माण से इस राष्ट्र निर्माण के काम के लिए अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगाना है। आखिर इस देश ने हमें सब कुछ दिया, हम देश के लिए काला बैठने का वक्त नहीं रह गया है। घरों में बैठेंगे क्या मिलेगा? थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा चैन। जब वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी, अपना सब कुछ होम कर दिया, तो क्या हम थोड़ा सा कष्ट नहीं सह सकते? घरों में बैठे रहेंगे, थोड़ा चैन मिलेगा, आराम मिलेगा। या किसी ने मेहनत मजदूरी कर भी ली तो 1500 रुपए का मेहनताना मिल जाएगा, लेकिन आप 3 जून को घर से बाहर निकलेंगे तो 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने का रास्ता खुलेगा। और ये 400 लाख करोड़ रुपए जब देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए, बुनियादी जो हमारी सुविधाएं उनको पूरा करने के लिए लगेगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। आज एक किसान को यदि 24 घंटा बिजली और उस 24 घंटे उसके खेत को पानी मिल जाए, इसके लिए तो मात्र 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। जब किसान के खेत को 24 घंटा बिजली और पानी मिल जाएगा तो इस देश का किसान आत्महत्या क्यों करेगा? वो भी खुशहाल होगा, वो आज गरीब है। और यदि हम 2 भागों में भारत को बांटे, एक शाइनिंग इंडिया, दूसरा बर्निंग इंडिया, एक अमीर भारत, एक गरीब भारत, बहुत फासले हो गए भारत। अभी इन फासलों को पाटना है तो हमें प्रदेश को निकालना पड़ेगा और उसको किसानों की भलाई के लिए लगाना पड़ेगा। तो किसान के खेत को जब 24 घंटा पानी और बिजली मिल जाएगी, इतना पैसा होगा कि हम रिवर लिंकिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स चला सकेंगे और हम पावर सेक्टर में इतना पूंजी लगा सकेंगे कि अपने देश के किसानों को दिक्कत नहीं होगी। अपने स्कूल के, कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए इतने विश्व स्तरीय बेहतर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना सकेंगे कि हमारे देश को, बच्चों को पढ़ने के लिए तकलीफ नहीं होगी। देश के जवानों के हाथों को काम मिलेगा। हम अपने जल, जंगल, जमीन और अपने देश के जवानों को काम नहीं दे पा रहे। जल, जंगल, जमीन और अपने भू संपदाओं का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास इतना बड़ा है, अपने देश के लोगों की ताकत का हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो मैं सब किसानों से, बच्चों से, जवानों से, दलितों से, वाल्मीकियों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से, जो भी लोग आज इस सारी भ्रष्ट व्यवस्था के कारण से, इस भ्रष्टाचार के कारण से और इस लूट के कारण से जो पूरा देश तबाह हुआ है, इससे जो पाप, अन्याय और शोषण देश में हो रहा है, इसके खिलाफ जो भी अब लड़ना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं, इसको मिटाना चाहते हैं, वो बाहर निकले। सोचने का वक्त गया, तो उठो, लिखो इतिहास ने, अब तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए आप घरों से बाहर निकले, एक दिन थोड़ा कष्ट सहे। अपने पूर्वजों ने क्या क्या कष्ट नहीं सहे, और सुबह से शाम तक हम घर में भी तो खेती में, नौकरी में, बिजनेस में कितना कष्ट करते हैं, पैसे के लिए तो करते हैं। रोज खेत में जाते हैं, हल चलाते हैं, धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में हल चलाते हैं, कटाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, बुआई करते हैं, बिजाई करते हैं, क्या क्या नहीं करते। जब हम धन के लिए खेत में मेहनत कर सकते हैं, जब धन के लिए अपने बिजनेस, व्यापार में मेहनत कर सकते हैं, जब हम धन पाने के लिए 8-8, 12-12 घंटे की ड्यूटी दे सकते हैं, तो 400 लाख रुपए पाने के लिए क्या थोड़ा सा कष्ट नहीं सहन कर सकते? आप दिल्ली जंतर मंतर, आप यहाँ दिल्ली जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट तक ये बड़ा एरिया, इसमें आप एक साथ आकर के अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक इस हक को मांगो और आखिर हमें हक मिलेगा। अपने देश में अपार शक्ति है। यदि ये देश की पूंजी देश के लोगों में न्यायपूर्ण ढंग से वितरित की जाए, आज
तक जो लूटा और आगे से हमने भू संपदाओं को लूटने से बचा लिया, तो यही पूंजी इतनी होगी। बाकी जो एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से और सर्विसेज से जो देश की समृद्धि होगी वो अलग है। हमने काले धन को बचा लिया और भू संपदाओं को लूटने से बचा लिया, तो प्रति व्यक्ति करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति, और प्रत्येक परिवार को करीब, यदि 5 व्यक्तियों की भी परिवार की इकाई बने तो करीब 10 करोड़ रुपए मिलेगा। कितना बड़ा आंदोलन है। अब इसमें सबको प्रामाणिकता के साथ बाहर निकलना है और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस देश के किसानों को, बच्चों को, जवानों को, दलितों को, वाल्मीकियों को, आदिवासियों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको उनका हक दिलाना। आज हमारी साख कीर्ति जा रही है। पूरे विश्व में जो भारत की प्रतिष्ठा होनी चाहिए उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर से लेकर के तमाम विश्व की जो बड़ी एजेंसियां हैं वो भारत की रैंकिंग कम करती जा रही है। भारत के मूल्य का, भारत के रुपए के अवमूल्यन हो रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं रह गया। भारत की व्यक्ति का अपमान होता है, भारत का अपमान होता है यदि भारत कमजोर होता है, और यदि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है तो हमारी मिलिट्री पावर भी कमजोर पड़ती है, हमारी सैन्य ताकत भी कमजोर पड़ती है, और इससे हमारे दुश्मन देश कभी भी हमारे देश पर आक्रमण, हमला कर सकते हैं और हमारे देश की आजादी को खतरे में डाल सकते हैं। और ये काला धन जिस तरह से आ रहा है हिंदुस्तान में, एफडीआई के माध्यम से, प्रॉमिसरी नोट के माध्यम से, बहुत तरह के हैं इस काले धन के देश में आने के। इन रास्तों से जो देश के दुश्मन हैं और पूरी दुनिया के जो शातिर लोग हैं वो हमारी पूरी शेयर मार्केट के ऊपर, हमारे डिफरेंट प्रकार के बिजनेसेस के ऊपर, हमारी कंपनियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत खतरनाक खेल है। अब ये खेल बंद करना ही पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि काले धन का मुद्दा कोई साधारण मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दा है। पूरी दुनिया में करीब 3000 लाख करोड़ रुपए की काले धन की अर्थव्यवस्था चलती है। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, ये जो है टैक्स समन्स के बैंकों के माध्यम से, बैंकिंग सिक्रेसी लॉज के माध्यम से ये जो काला धन है ये अमेरिका में जा रहा है, ये यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा है, और भारत जैसे और तमाम एशिया के देश और गल्फ कंट्रीज के और साउथ अफ्रीका के जो देश हैं वो कितने कमजोर होते जा रहे हैं। अब हमें सोचना पड़ेगा। पहले हमने राजनीतिक गुलामी देखी, अब आज हम आर्थिक गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं, और इस आर्थिक गुलामी से देश तभी मुक्त हो सकता है जब ये काले धन की अर्थव्यवस्था खत्म हो। और इसको खत्म करने के लिए 7 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। एक, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना, क्योंकि जिन लोगों ने ये संपत्ति लूटी है ये उनका हक नहीं है, ये 121 करोड़ लोगों का हक। दूसरा, उसको वापस लाने के लिए बेनिफिशियर ओनरशिप का डिक्लेरेशन कराना, जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बना करके और तमाम तरह के जो है हथकंडे अपना करके जो इसको लूटा जाता है वो लूट बंद हो, लूटा हुआ मिले, आगे से काला धन जमाना। एक जनरल पर्पज एफआईआर का प्रोविजन करके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक नया प्रावधान करना पड़ेगा जनरल पर्पज एफआईआर का। और जिनकी भी अवैध संपत्ति, अवैध धन, इलीगल मनी, इलीगल एसेट्स देश के बाहर है, उन सब के बारे में हम फिर दुनिया की सभी सरकारों से जानकारी ले सकते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट, प्रॉमिसरी नोट, इन सबको खत्म करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से 36,000 से ज्यादा सूचनाएं, 9,900 ट्रांजेक्शन्स वो सरकार के पास है, लेकिन सरकार नाम बता के नहीं देती, और बैंकिंग किसी लॉज को चेंज करने के लिए तैयार नहीं। हमारे इस गलत टैक्सेशन सिस्टम के कारण से ये पूरा काला धन जनरेट होता है, उसको गवर्नमेंट ठीक करने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुद्रा से, बड़ी करेंसी से काला धन पैदा होता है, क्योंकि उस बड़ी करेंसी को एक तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होता है, दूसरा वो ट्रेसेबल नहीं होता है, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 2 से 3% ही मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। भारत में ये 15 से 20% हो जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और उसमें भी बड़ी करेंसी होती है मैक्सिमम, जबकि हिंदुस्तान के करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास तो 20 रुपए से ज्यादा पैसा ही नहीं होता रोज का खर्च करने के लिए, तो उनको बड़ी करेंसी की जरूरत कहाँ। तो ये मुख्य मुद्दे। और हमने एक बात को
वहां बड़े रूप में कहना शुरू किया। काला धन वापस लाने के साथ ये प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर्स हैं उसके, कैसे आएगा काला धन, और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी हमने 3 प्रक्रियाओं के ऊपर बार बार जो है लोगों को इस बारे में अवगत कराया कि बड़े लोगों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत लोकपाल। दूसरा, बने हुए जो कानून है जिसमें करीब 32-33 लाख लोग हमें न्याय देने का काम करते हैं, उनको इफेक्टिवली लागू करना, और शिक्षा में उच्च मूल्यों, आदर्शों और संस्कार को बढ़ाना जिससे कि लोग भ्रष्टाचार करें ही नहीं। इसी तरह से व्यवस्था परिवर्तन के 6 मुद्दे हैं। राष्ट्रीय किसान आय आयोग बनाना, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, चुनाव सुधार, और ये भू संपदाओं का प्रबंधन करना जिससे कि उनकी लूट खत्म हो सके। अंग्रेजों के वक्त के बने हुए सारे काले कानून खत्म करना, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट से लेकर के तमाम वो कानून जिससे कि इस देश में पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनको खत्म करवाना और स्वदेशी कानूनों को लागू करवाना। बहुत बड़े प्रश्न है। अब उसमें एक बड़ा प्रश्न हमने अहम जोड़ा है। लोगों को लगता है काला धन आएगा कैसे, तो इसका एक सीधा सा उत्तर देता हूं। काला धन देश के बाहर जमा है और देश के भीतर भी जमा है। जैसे मैंने कहा, चाहे वो लैंड में है, चाहे वो गोल्ड में है, चाहे वो रियल एस्टेट में है, माइनिंग में है, पॉलिटिक्स में है, ड्रग्स में है, कालाबाजारी में है, वायदा आदि में। लेकिन इसके पता कैसे लगे कि किन लोगों ने यहाँ गोल्ड में, लैंड में और तमाम काले कामों में जो है 2 नंबर के धंधों में उसको इन्वेस्ट किया हुआ है, या उसको सोना आदि खरीद करके उस धन को दबाए हुए जो लोग बैठे हैं तिजोरियों में बंद करके, वो कैसे बाहर निकले। उस काले धन को बाहर निकालने के लिए तरकीब क्या होगी, और दुनिया में जो बाहर काला धन और जमा है वो कैसे आएगा भारत। तो इसका एक ही रास्ता, जो एफडीआई के माध्यम से काला धन आया है। एफडीआई के माध्यम से करीब 80% काला धन आया है। 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एफडीआई के माध्यम से विदेशी पूंजी निवेश के नाम से देश में धन आया। वो आईपीएल में भी लगा है, वो शेयर मार्केट में भी लगा है, और वो सभी प्रकार के धंधों में लगा है, क्योंकि जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं वो सब में ये जो है एफडीआई का पैसा लगा हुआ है। तो ये जो एफडीआई के माध्यम से करीब 20 लाख करोड़ रुपए, ये देशवासियों को जानकारी नहीं है कि जो 20 लाख करोड़ रुपया है इसमें पैसा तो आ गया, लेकिन इसके वास्तविक मालिकों के बारे में और इसके वास्तविक स्रोत के बारे में देश के लोगों को पता ही नहीं। सरकार ने इस तरह के गलत प्रोविजंस कर रखे कि जिससे कि यही बेईमान लोग अपना काला धन मॉरिशस रोड से और तमाम जगह से घुमा करके ले आते हैं। ये पार्टिसिपेटरी नोट के माध्यम से एक जो है करीब 60% से ज्यादा ये एफडीआई है, विदेशी पूंजी निवेश है। अर्थात कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना दिया और उसने जो है बाहर पैसा जमा किया एक बैंक में, और वो पैसा यहां आ गया। आपको कुछ जो है उसके बारे में जानकारी नहीं। एक आम आदमी के पास यदि 20 लाख रुपए भी होता है तो पूछा जाता है कि ये पैसा कहां से आया, लेकिन एफडीआई में जो के माध्यम से जो पैसा है उसके सोर्स के बारे में गवर्नमेंट ने पूछने का प्रावधान ही नहीं किया। सीधी सी बात है, उसमें काला धन है, और उन्हीं लोगों ने देश के अंदर और बाहर ये लाखों करोड़ रुपए और जमा कर रखे। ये 400 लाख करोड़ रुपए वापस मिल जाएंगे खाली यदि एफडीआई जिनका है उनके मूल स्रोत और उसके वास्तविक मालिकों के बारे में पता लग जाए। इसलिए ये प्रोविजन तो सरकार को तुरंत करना ही पड़ेगा। ये आंदोलन इसी के लिए है कि अब हम सरकार पर दबाव डालेंगे। अब सरकार में जो है देश में अब 2 कानून नहीं चलते, दोहरे मानदंड नहीं अपनाई जा सकता। हमारा संविधान कहता है सब नागरिकों के लिए एक जैसे कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, तो आर्थिक मामलों में भी एक जैसे कानून होने चाहिए। जब देश के अंदर किसी के पास 20 लाख रुपए भी मिलते हैं, उससे स्रोत पूछा जाता है, तो करीब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो एफडीआई के माध्यम से पैसा आ गया, उसका स्रोत का क्यों नहीं पता लगना चाहिए कि पैसा कहां से आया। कोई आसमान से तो नहीं टपक गया है, किसी पेड़ पर तो नहीं लगा हुआ था। अब इसको बताना पड़ेगा। तो अब इस बार के आंदोलन को हमें एक परिणाम तक लेकर के जाना है। इसके लिए चाहे कितना ही कष्ट सहना पड़े। जब एक हिंदुस्तान का सन्यासी जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको चाहे मात्र बस 121 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशहाली, तरक्की, विकास,
और जब वो सन्यासी अपना सब कुछ दांव पर लगा करके इस काम में लगा हुआ है, तो आप भी घरों से बाहर निकलिए। अब घरों में बैठने का वक्त नहीं, आइए घरों से बाहर निकलिए और इस 121 करोड़ लोगों के हक की लड़ाई को, इस न्याय की जंग को ताकत के साथ लड़िए। मैं सभी सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक संगठन के लोगों से अपील करूंगा कि सब इसमें साथ दें। यह बात केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह बात पूरे देश की है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यदि काले धन की लड़ाई में हम सफल होते हैं तो पूरा देश हमारा स्वर्ग बनता है, सोने की चिड़िया बन जाता है। इस काले धन के साथ सारे प्रश्नों का समाधान होता है हमारा। महंगाई रहेगी नहीं, 50 साल तक टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं। आज हम 2 रुपए पेट्रोल की कम कर दिए तो खुश हो गए। अरे भाई, ये पेट्रोल तो 25-30 रुपए लीटर मिला करेगा, क्योंकि आधी से ज्यादा तो इसके ऊपर टैक्स है। हमारी सड़कें अमेरिका से ज्यादा बेहतर होंगी, हमारी बिजली 24 घंटा हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों को मिलेगी। पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, रोटी की सुविधा, मकान की सुविधा, कपड़े की सुविधा, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की सारी गारंटी कल एक काम से होगी। अब इस जंग में सब भाई बहनों को बहुत ही प्रामाणिकता और गंभीरता के साथ काम करना है। अहिंसात्मक लोकतांत्रिक तरीके से इस जंग को लड़ना है, क्योंकि सत्ताओं पर बैठे असंवेदनशील लोग बार बार आरोप लगाते हैं आंदोलन चलाने वाले लोगों पर, ये देश में ये हिंसा, अराजकता, शांति फैलाना चाहते हैं। हमें संगठित होकर के प्रामाणिकता से इस लड़ाई को लड़ना है और दिल्ली जंतर मंतर की ओर बढ़ना है। और जंतर मंतर की ओर बढ़ते हुए जहां रोके वहां एक साथ हजारों भाई बहनों को वहीं संगठित होकर के रुक जाना और पुलिस के साथ अपने को कोई पंगा नहीं करना। पुलिस के साथ हमें झड़प नहीं करनी, किसी भी तरह से हमको हिंसा और अराजकता को नहीं फैलाना, अशांति का वातावरण नहीं बनाना। हाँ, पूरे जोश से, पूरे जुनून से, पूरे पराक्रम से हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है। उसके लिए जहां पुलिस रोके वहां रुको, जहां गिरफ्तारी के लिए पुलिस बोलती है वहां गिरफ्तारी। बस घरों से बाहर निकलना है और पहुंचना माना जंतर मंतर है, पहुंचना माना अपने अपने स्टेट की कैपिटल में, लेकिन बस उसमें एक ही बात, जहां पुलिस ने रोका वहीं संगठित होकर के रुक जाओ। वहीं जंतर मंतर है हमारा, वही राष्ट्रीय राजधानी हमारी, वही प्रांतीय राजधानी है हमारी। प्रांतीय राजधानियों में रोकने की संभावना कम है, लेकिन दिल्ली में ज्यादा है। और क्योंकि सत्ता, उसका चरित्र बड़ा विचित्र होता है, वो दमन चक्र चलती है, वो क्रूरता करती है, वो बर्बादता करती है। और ये खाली हमारे साथ ही नहीं, ये हमारे वीर वीरांगनाओं, क्रांतिकारियों से लेकर के आदरणीय लोहिया जी से लेकर के जयप्रकाश जी तक सबके साथ ही क्रूरता बर्बरता हुई है। इसलिए भाई, देश के लिए कुछ करना है तो कष्ट तो थोड़ा सहना पड़ेगा और सबको मिलकर के देश को बचाना पड़ेगा। तो मैं पुनः सभी देशभक्त भाई बहनों से, जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, जो अपने देश को दिल से प्यार करते हैं, अब वो घरों में ना रहें, वो बाहर निकलें। उसको तो रात को ही घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए आज मैं सबसे आह्वान करूंगा विशेष तौर पर कि जो दूर से आ रहे हैं वो तो एक दिन नहीं सोए कोई बात नहीं। जब न जाने कितनी रातों में जगा हूं, 365 दिन देश के लिए जीता और देश के लिए ही अंतिम स्वास्थ्य सेवा करना चाहता हूं और देश की सेवा करता करता इस दुनिया से जाना चाहता हूं।
जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो ऐसा सोचने वाले करोड़ों भाई बहनें देश में, उन सबको दिल्ली जंतर मंतर के लिए, और जो दूर है बहुत उनको अपने अपने स्टेट कैपिटल के कार्यक्रमों में जाना, और फिर जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे, दिल्ली जंतर मंतर और पार्लियामेंट स्टेट, दिल्ली जंतर मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट एक ही है, वो कोई अलग एरिया नहीं है, वो एक एरिया है। कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये पार्लियामेंट स्ट्रीट क्या है, जंतर मंतर क्या है। जहां 14 नवंबर को पहली सभा की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहीं से दोबारा से ये सभा रखी है, अभी वहां बड़ा स्थान है। तो जो दिल्ली आ सके वो दिल्ली आएंगे, जो दिल्ली नहीं आ सके वो अपने अपने राज्य की राजधानी में जाएंगे, और जो फिर भी जो तहसीलों और गांव के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और प्रांतीय राजधानी में नहीं पहुंच पाएंगे, वो सभी अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कहीं मशाल जूस निकालेंगे, कहीं कैंडल जूस निकालेंगे, कहीं रैली निकालेंगे और इस आंदोलन को समर्थन देंगे, क्योंकि ये देश हमारा है। ये देश मात्र राजनीतिक पार्टियों का नहीं, ये देश मात्र कुछ राजनीतिक घरानों का नहीं है, ये देश 121 करोड़ भारतीयों का। और इसके लिए हमें प्रामाणिकता के साथ इस लड़ाई को लड़ना है, मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। बहुत से लोगों के दिलों में बहुत कुछ अरमान है देश के लिए कुछ करने के, बहुत आक्रोश भी है। देखो, देश की जब सुरक्षा करने की बारी आती है तो देश की सेनाएं कितनी है, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा करके कुल लगभग 20 लाख की संख्या होगी। देश की जब बीमारियों से इलाज करने की बात आती है तो डॉक्टरों की संख्या भी 10 लाख से कम ही। इसी तरह से इंजीनियर्स की, अध्यापकों की संख्या बहुत लिमिटेड होती है। इसी तरह से आंदोलन करने वाले, देश हित के मुद्दों पर प्रामाणिकता के साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या यद्यपि कम होती है, लेकिन वो एक एक व्यक्ति 100 के हजार के बराबर होता है। तो आप सब भाई बहन जिनमें बहुत पराक्रम है, बहुत जोश है, जुनून है और बहुत कुछ भारत माता के लिए करने का जज्बा है, मैं उन सब से विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि वो सब 3 जून के इस ऐतिहासिक आंदोलन में अपनी प्रामाणिक भूमिका निभाएं और हमें अपने हाथों से जो एक नया भारत बनाना है, अब उसका वक्त है। इस समय की आवश्यकता को, समय की पुकार को, समय की नज़ाकत को पहचानें और इसमें अपनी बड़ी आहुति दें, बड़ा सहयोग दें, तो हम भी सुखी होंगे, हमारी आने वाली औलादें, हमारी पीढ़ियां सुखी होंगी, हमारी नस्लें सुखी होंगी और हम अपने हाथों से एक स्वर्णिम भारत बना पाएंगे, जिसका सपना देखा था 7 लाख से ज़्यादा वीरों ने अपनी कुर्बानी और अपनी शहादत दे करके। उस सपने को हम सबको मिलकर के साकार करना है। खुद घरों से बाहर निकलें, औरों को घरों से बाहर निकालें और सबको लेकर के, सबको साथ में लेकर के इस आंदोलन को पूरी ताकत के साथ ऐसा खड़ा करें कि जो देश बेचने वाले लोग हैं वो इस बात को सोचने के लिए विवश हो जाएं कि जब देश को बचाने वाले करोड़ों लोग हैं तो अब हम इस देश के साथ धोखा नहीं कर सकते, इस देश के साथ अब गद्दारी नहीं कर सकते। अब सबको मिलकर के पूरी प्रामाणिकता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और 3 तारीख को, 3 जून को एक इतिहास बनाना है।